बात है सन 64 की। रोम में भयंकर आग लगी। नीरो का महल भी जलकर राख हो गया। नीरो रोम का सम्राट था। इतिहासकारों का एक धड़ा मानता है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंशी बजा रहा था। कुछ इतिहासकार इसे केवल एक मिथक मानते हैं। वैसे नीरो ने रोम में लगी आग के पीछे माइनॉरिटीज यानी ईसाइयों का हाथ बताया। अब रोम से आइए भारत तक, सन 64 से आइए 2025 तक। देश आंतरिक रूप से बड़े टेंशन के दौर में है। चुनावी प्रक्रिया पर से लोगों का विश्वास डगमगा रहा है। बाहरी रूप से उसके खिलाफ देश पाकिस्तान, सऊदी अरब आदि लामबंद हो रहे हैं। एक एक करके पड़ोसी देश हिंसक आंदोलनों के बाद ध्वस्त हो रहे हैं। कुल मिलाकर एक शासक के लिए स्थिति बेहद खतरनाक और गंभीर है, जैसा नीरो के लिए रोम में था। हमारे शासक बंशी तो नहीं बजा रहे, लेकिन 11 सितंबर को स्कूलों को यह आदेश दिया गया कि मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से एक दिन पहले 16 सितंबर से महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक बच्चों को चलो जीते हैं फिल्म दिखाएं। फिल्म देखिए, प्रेरणा पाइए। बस ये मत सोचिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती का हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी मत सोचिए कि चीन, जो 80 के दशक में हमारे साथ साथ कदमताल कर रहा था, हमसे कोसों आगे कैसे पहुंच गया। ये भी मत सोचिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में हमें अन्य देशों का खुला समर्थन क्यों नहीं मिला। आप ना सोचें, ये शायद पावर में बैठे लोग चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर बारे में सोचा जाए। सो न्यूज़ दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। पाकिस्तान हर इंटरनेशनल फोरम पर मदद मांगने वाला मुल्क। कभी आईएमएफ के दरवाजे पर लाइन लगाता, कभी चीन से कर्ज लेता, कभी खाड़ी देशों से पैसों की गुहार करता। लेकिन अब वही पाकिस्तान सऊदी अरब जैसे बड़े खिलाड़ी के साथ एक ऐसा डिफेंस समझौता कर चुका है जिसमें लिखा है, अगर किसी ने पाकिस्तान पर हमला किया तो समझिए सऊदी पर भी हमला हुआ, और अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान भी उसके साथ खड़ा होगा। कागज पर यह डील पारस्परिक सुरक्षा का एग्रीमेंट है, लेकिन असली खेल कहीं और है। सऊदी अरब अपनी फौज पाकिस्तान के लिए लड़ने भेजेगा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन सऊदी अरब के पास है क्या? पैसा। और इस पैसे से पाकिस्तान की मिलिट्री को मजबूत किया जाएगा। हथियार, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री ट्रेनिंग सब सऊदी के पैसों से पाकिस्तान के खाते में जाएगा। पाकिस्तान की फौज जितनी मजबूत होगी, उसका सीधा असर किसके खिलाफ होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। अब जरा टाइमिंग देखिए। कुछ महीनों पहले ही पाकिस्तान की भारतीय सैन्य से झड़प हुई। अभी हाल ही में इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमला किया। ऐसे समय पर सऊदी अरब और पाकिस्तान की ये जुगलबंदी सिर्फ एक डील नहीं है, बल्कि साफ साफ मैसेज है कि पाकिस्तान अब अकेला नहीं है। उसके पीछे सऊदी जैसा ताकतवर देश खड़ा है। इस एक फैसले से वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिमी एशिया और साउथ एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल गई है। पाकिस्तान इस इलाके में प्रासंगिक होता जा रहा है, जबकि भारत बैक सीट पर दिख रहा है। खाड़ी के देश अब अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ देख रहे हैं। ये वही 3 देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ गोलबंद हो गए थे। अब इसमें सऊदी अरब भी शामिल हो गया है, जो पाकिस्तान के लिए किसी गोल्डन कार्ड से कम नहीं है। अच्छा, ये खबर काफी नहीं थी कि अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया कि ईरान के चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वालों पर 29 सितंबर से प्रतिबंध लगेंगे। नाम भले ही संचालकों का लिया गया हो, लेकिन असली निशाना कौन है? भारत। क्योंकि इस पोर्ट को चलाने और विकसित करने की जिम्मेदारी भारत ने ही ली है। यानी साफ है, ये प्रतिबंध सीधे सीधे भारत पर लगेंगे। चाबहार बंदरगाह कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत के दशकों की मेहनत का नतीजा है। 2003 में ही भारत ने प्लान बनाया था कि पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपना रास्ता खोला जाए। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का मुकाबला करने के लिए ईरान के चाबहार को चुना गया। फिर 2016 में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली। 2019 में पहली बार इसी पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान से माल भारत आया, बिना पाकिस्तान से गुजरे। 2024 में भारत ने 10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि लंबे समय तक इस पोर्ट का कंट्रोल अपने पास रख सके। भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपना सामान पहुंचाना चाहता था, वहीं से तेल और गैस लाना चाहता था। रूस और यूरोप तक पहुंचने के लिए ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC का हिस्सा था। ये एक स्ट्रेटेजिक गेटवे था
जो भारत को पाकिस्तान और चीन की पकड़ से बाहर रख सकता था। भारत ने इस प्रोजेक्ट में अरबों रुपए लगाए, लेकिन अब अमेरिका के फैसले से उसका भविष्य अधर में लटका नजर आता है। चाबहार पर प्रतिबंध का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि भारत का निवेश डूब जाएगा, इसका मतलब यह भी है कि पाकिस्तान और चीन का ग्वादर पोर्ट और अधिक ताकतवर हो जाएगा। इससे पहले अमेरिका ने जब ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे तो भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था, बावजूद इसके कि ईरान दुनिया में सबसे सस्ता तेल देने के लिए राजी हो गया था। चीन ने यह मौका लपक लिया, उसने ईरान से दुनिया का सबसे सस्ता तेल खरीदा। आज हालत यह है कि चीन लगभग ईरान का एकमात्र बड़ा खरीदार है। नतीजा, चीन की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत हो गई, उसके उद्योगों को सस्ता ईंधन मिला और उसकी अर्थव्यवस्था को तगड़ा बूस्ट मिला। भारत को कहीं और से तेल खरीदना पड़ा और स्ट्रेटेजिक तौर पर ईरान के साथ जो भरोसा था वो भी हिल गया। यानी अमेरिका की नीतियों का फायदा चीन को मिला और नुकसान भारत को। अब फिलहाल तस्वीर ये है, पाकिस्तान सऊदी के साथ खड़ा हो गया, चीन पहले से ही उसके साथ है और अब अमेरिका भारत को ही काट रहा है और हम खुद पर लगे प्रतिबंधों को देखकर भी ताली बजा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्रंप ने मोदी को बर्थडे विश कर दिया। इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने कई शोज कर दिए कि कैसे ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को विश करते हुए नरेंद्र लिखा। मीडिया दिखा रहा है कि कितनी गहरी दोस्ती है। ट्रंप मोदी को उनके फर्स्ट नेम नरेंद्र से बुलाते हैं, कोई दोस्त ही अपने दोस्त को ऐसे बुलाता है। इसे ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कोई स्ट्रेटेजिक जीत हो। एक दूसरा एंकर ट्वीट के जरिए इसे विदेश नीति बता रहा है कि बुर्ज खलीफा पर नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे विश किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या हमारी सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है या नहीं? इसका जवाब नहीं दिखता है। सरकार पाकिस्तान सऊदी अरब की डिफेंस डील पर कह रही है कि यह कोई अचानक उठाया हुआ कदम नहीं है, इसकी उन्हें पहले से ही खबर थी। सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ मोदी जी की ब्रांडिंग पर दिखता है। सरकार स्कूलों को आदेश दे रही है कि नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म चलो जीते हैं दिखाई जाएगी। यानी जब अमेरिका और पाकिस्तान हमें घेर रहे हैं तो बच्चों को प्रधानमंत्री से प्रेरित फिल्म दिखाई जा रही है ताकि वो प्रेरित हो सके प्रधानमंत्री से। 11 सितंबर को शिक्षा मंत्रालय ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी और सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति को कहा, आदेश दिया कि 2 अक्टूबर तक चलो जीते हैं फिल्म बच्चों को दिखाओ। वजह बताई गई, इससे बच्चों में सेवा, जिम्मेदारी, नैतिकता और प्रेरणा की भावना जागेगी। पत्र में यहां तक लिखा गया कि यह फिल्म केस स्टडी है जिससे बच्चे सामाजिक भावनात्मक शिक्षा लेंगे, आलोचनात्मक सोच सीखेंगे और स्वामी विवेकानंद के दर्शन को समझेंगे। असलियत यह है कि 2018 में बनी ये फिल्म मोदी जी के बचपन की एक घटना पर आधारित है। फिल्म का हीरो है नारू, जो विवेकानंद से प्रभावित होकर समाज की सेवा करता है और अब उसी फिल्म को बच्चों के दिमाग में बार बार बैठाया जा रहा है। फिल्म को दिखाने के लिए मंत्रालय ने बाकायदा प्रेरणा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें 9 मानवीय मूल्य गिनाए गए: स्वाभिमान, शौर्य, परिश्रम, सत्यनिष्ठा, करुणा, नवाचार, विविधता, श्रद्धा और स्वतंत्रता। और मजेदार बात, इस पूरे कार्यक्रम का संचालन गुजरात के वडनगर के उसी स्कूल से हो रहा है जहां मोदी जी ने पढ़ाई की थी। यानी सीधा मैसेज यह है कि बच्चों को मोदी जी की कहानी ही जीवन की शिक्षा माननी चाहिए। क्या स्कूली शिक्षा का मतलब यही है? बच्चे इसलिए स्कूल जाते हैं कि उन्हें गणित, विज्ञान, इतिहास, लोकतंत्र, दुनिया की राजनीति सिखाई जाए, न कि किसी नेता पर बनी फिल्म बार बार दिखाई जाए। ये पीआर और पर्सनैलिटी कल्ट का उदाहरण है। तो मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ अमेरिका ही मूर्ख नहीं बना रहा है, मीडिया से लेकर हमारी सरकार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हमें चमकदार नारों और खोखले जुमलों से बेवकूफ बना रहे हैं, जो कहते रहते हैं भारत अब विश्व गुरु है, मोदी जी की कूटनीति से दुनिया झुक रही है, आत्मनिर्भर भारत से हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि चीन गलवान में बैठा है, रशिया चीन के पाले में है। हम रशिया से तेल खरीदते हैं तो उसका फायदा या तो देश के अरबपतियों को होता है या चीन को। आत्मनिर्भर भारत पूरी तरीके से चीन पर निर्भर है। मोबाइल हो, दवाइयां हो, खिलौने हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सब कुछ चीन से ही आता है। आत्मनिर्भर का नारा अखबार और टीवी पर अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि चीन के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगातार अंतर बढ़ता जा रहा है। जब भारत में G20 हुआ तो सरकार ने ऐसा प्रचार किया मानो पूरी दुनिया भारत के चरण छूने आ गई हो। अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया पर सिर्फ यही चलता रहा, इंडिया इज द विश्व गुरु। लेकिन असली फैसले, असली डॉक्यूमेंट, उसमें भारत की कोई बड़ी जीत दिखती नहीं है। हमारे लिए बस बचा क्या? इवेंट मैनेजमेंट और 24x7 का पीआर।
यानी विदेश नीति में सरकार का पैटर्न साफ है, कैमरे के सामने पीआर, अंदर कमरे में सरेंडर। अमेरिका ने अपने फायदे के लिए हमें बार बार इस्तेमाल किया, कभी ईरान से तेल बंद करवाया, कभी चाबहार पोर्ट पर अड़ंगा डाला, कभी हमारे एक्सपोर्ट पर 25% टैरिफ ठोक दिया। मोदी जी ने जनता के सामने कैसी तस्वीर बनाई? हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, G20 का चमकदार इवेंट। और यही सबसे खतरनाक है, जब सरकार पीआर को असली पॉलिसी बनाकर पेश करती है। पीआर से वोट मिल सकते हैं, लेकिन देश का भविष्य नहीं बनता। अब बड़ा सवाल यही है, क्या भारत सच में विश्वगुरु है, या फिर बस अखबारों के फ्रंट पेज और टीवी के प्राइम टाइम पर विश्वगुरु का नारा बेचा जा रहा है? क्या हमारी विदेश नीति 140 करोड़ भारतीयों की जरूरतों और भविष्य के लिए बन रही है, या फिर सिर्फ एक नेता के इमेज को चमकाने और उसकी पर्सनालिटी कल्ट बनाने के लिए? क्या मोदी ट्रंप की दोस्ती वाकई कोई गहरी कूटनीति साझेदारी थी, या फिर वो भी महज एक टीवी इवेंट, कुछ भाषणों और कैमरों के लिए लिखी गई पीआर स्क्रिप्ट थी? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।